हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन एक्सप्रेशन के विषय में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीबीएसई, एनआईएस या यूपी बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं। अगर उनका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और उनका मॉलिक्यूलर इनहेरेंट एंड जीन्स एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसमें डीएनए, आरएनए के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसके आरएनए और डीएनए के क्या मायने हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक जो रहेगा आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों ही जो है भाषाओं में समझाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। साथ में आपको जो डिस्प्ले भी होगा वो हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में आपके समझ प्रस्तुत होगा। कहते हैं इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। जीन्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगा डीएनए के हम बारे में जानेंगे। तो सब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हम समझेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is genes and protein synthesis. There is a most important topic here, gene and protein synthesis. The gene of individually in the genotypes and the expression of the gene result in the phenotypes. This you have already learned. There are preview lesson. There are different structural protein. Example: hemoglobin in the blood, enzymes, pepsins, almost all which are the protein. There are carrier protein in the cell membranes, and about which you have learned in lesson first on the cell. And so there are various protein, and the informations for the formation of their protein is present in the genes, which you now are the sequence of base in the DNA molecules. For a study of protein synthesis, you have to first understand the following. The first is a central dogma and generical code. That is the most important here. The first is a central dogma. There is a genes are in the nucleus and protein are synthesized in the cytoplasm of the cell. The transfer of information from a genes to be a site of protein synthesis is a continuity. There is a central dogma. The central dogma is operate in the flowing sequence. Is information flow from the DNA particle genes. That is the most important. Then information flow, there is a particle genes to be a particle protein through the RNA.
here show in this flow chart the DNA transcription of RNA, and there is the RNA translation for protein. Therefore, the protein synthesis of first the information coded in a DNA in the copied as the complementary messenger. The RNA molecules, this is a term to the transcription messenger. RNA is carrying to the information moving out of the nucleus into the cytoplasma, and attached to there is a ribosome to translate the informations in the form of a protein. This term is called to the translation in the shown here. And in the retrovirus, their genetical material is RNA. Therefore, during the protein synthesis, it is the first. The transcription into the DNA molecules in the presence of enzyme, reverse transcriptase, and then to the path of central dogma is flowing shown below. There is RNA is a reverse transcription here. There is a goes with to DNA, and the DNA goes with to messenger mRNA, and there is the 8 list go with to protein. There is genetical of retrovirus on here. And second is a genetical code. Their genetical code is the most important here. The information from a synthesis of protein is present in the DNA in a sequence of nucleotide. This coded information was discovered by Nedgoworks, Mathis, and Okoye. There is a genetical code referred to the information in a DNA responsible for their amino acid sequence of a particular protein to the synthesis. The information is coded as their sequence of nitrogen base in the DNA molecules. The particular genes of fragment of DNA which is a carrier their code for a synthesis of complete is a polypeptide proteins, and their term is a satron. Satron there is a term is called to the complete polypeptides means a protein. The genetical code of the following character, that here show the genetical code is a character here. It's the most important topic here. There is the character of genetical code. The first is genetical code is a triplet code. There is a first is a genetical code is a triplet code. This means to the that sequence of 3 base is called codon, has the information of particular amino acid. The sequence of codon is determined to the sequence of amino acid in a protein. Genetical code is unambiguous, that is the particular codon can be coded from any one amino acid. And third is genetical code is a convalescence and a non-overlapping. This means to that is a rare continuity from the beginning to the end. Here the fourth is a genetical code is a degenerated. There is a genetical code is degenerated. There are 20 amino acids only that form the various protein of living beings. But if 3 out of 4 nucleotides each are continually one of the 4 base. From a codon, there can be a 4 is a power 3 Qs is mean to the 64 codon. There is a 4 is a power Qs is there a 64 codon. Hence more than one codon code for the particular amino acid. That is the code is a degenerated in their fact, as you can see from a table. First 2 ways of the codons from their same amino acid are common, and their third change of the variable, this is called variable is a hypothesis. There is the most important here. The next is the genetical code is a read on the transcript as a mRNA means messenger. There are protein during the protein synthesis. There is the most important here transcript of messenger RNA during the protein synthesis, and AUG is codon. AUG codon from to the methionines, and initially codon is the first one to the transcript from the satron. But 7 points the character is the most important. UAA and UAG and UGA are the stop codon and anticodon of one of these 3 codon is present at the end of every satron terminate protein synthesis. There is the most important here the 3 as the codon present in the end of every citron terminate protein synthesis. And the last is a genetical code is universal. There is a genetical code is a universal and common for almost all organisms on the earth.
देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, द जेनेटिकल कोड इज यूनिवर्सल एंड कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है, जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण। देखिए जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण क्या होती है। संश्लेषण का मतलब आपको पता ही है, कहते हैं यहाँ पर जो है जीनोटाइप्स का भी अपना महत्व रखता है। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ों का अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कहते हैं इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही प्रोसेसिंग लगती है। दोस्तों ये साधारण बेशकली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है आज के समय डिजिटलाइज की दुनिया है, यहाँ पर तो हर चीज़ जो है 3D में दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होगे कि एक ऐसे टीचर हैं जो कि सिंपली बता रहे हैं, कैसा इंस्टीट्यूट वाले हैं जैसे सिंपली करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिंपल नहीं है, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी कहीं ये विस्तृत है। कारण क्या है, अगर आपको मैं समझाता हूं तो आप मेरे शक्ल पे देखोगे। कोई टीचर जो होते हैं अगर आपको स्क्रीन पे समझाते हैं तो आप टीचर की शक्ल देखोगे या लिखी हुई बातें ही देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको किताब को ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि शब्द देखिए कहते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप जब ये पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी किताब से रीड कर रहे हो, और ये भी डिजिटल माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यहाँ प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं रहती, बात होती है सिर्फ आपको समझने का कि इस टॉपिक में क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि त्रिपान सेंटर सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाने के लिए अग्रसर है जिन बच्चों की ये ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि उनको ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे पता है एक बात ज़रूर है कि जब तक आपको सही ज्ञान की मार्गदर्शन नहीं रहेगा, आप एक अच्छा इंसान, आप देश के कल्याण के लिए कभी भी अग्रसर नहीं रह सकते। क्योंकि अधूरा जानकारी लेके आगे बढ़ना ये कदाचित उचित नहीं होता है। आपको पता ही है कि त्रिपान सेंटर ये भी चाहता है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन ये कब संभव होगा, कैसे संभव होगा? आप सोच रहे होंगे कि आप वही बात दोहराई जाएगी, लेकिन दोहराने से दोस्तों कुछ नहीं होना है। ये तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगा देना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ही प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी लोग आपको गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि जिसको ये वीडियो की ज़रूरत होगा वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं होगा वो रिजेक्ट करेगा। कहते हैं कि जो प्यासा होता है उसको पानी के लिए वो तरसता ही है, अगर वो आपके तरफ से मिल जाए तो उसके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सोचना नहीं। देखिए अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको गलत नहीं कह सकता है, कोई भी बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई की बात है, पढ़ाई लिखाई की माध्यम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए त्रिपान सेंटर जो है आप लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे आपको वो समझाने की बात हो, तो हर कुछ जो है आपके फेवर में ही कार्य करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके दूसरे बच्चों को तक ये पहुंचाने में मेरा हेल्प करो, सहायता करो, ठीक है। तभी जाके जो है त्रिपान सेंटर और भी आपके लिए अच्छा करेगा। आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको देखने को मिलेगा कि हम उसमें भी बहुत ही अपने ही अंदाज और अपने ही सिलेबस के रिगार्डिंग चलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। आपने क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो समझिए त्रिपान सेंटर को आप भूल चुके हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप सब्जेक्ट भी आप रिसर्च करोगे, चैनल भी रिसर्च करोगे, तो मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है बहुत इतना विस्तृत नहीं है, ना डिजिटलाइज है, तो ये आपको रिसर्च में जल्दी आएगा नहीं। आप रिसर्च करोगे तो पहले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका ही आपको प्राप्त होगा। तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, समझ से भी अनभिज्ञ रह जाओगे। चलिए ये तो आपकी मर्जी है, जहाँ देखिए जहाँ समझ में आए। मेरा तो विचार यही है कि जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अच्छा हो, कंप्लीट हो और समझ वाली हो। चाहे मेरे वीडियो हो, चाहे किसी का भी हो। मैं किसी चीज़ से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, ना किसी से मुझे ईर्ष्या है, सिर्फ आपको मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारा जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में जो है केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा है और कौन
से पार्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये बात बताया गया कि जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण आखिर होती क्या है, आखिर किस बात के लिए आधारित होती है। कहते हैं एक विशिष्ट के जीन जीनोटाइप्स कहलाते हैं, यानी एक विशिष्ट को ही हम जीनोटाइप्स कहते हैं, और जीन की अभिव्यक्ति यानी फिनोटाइप्स कहलाती है। जीन की अगर अभिव्यक्तित्व होती है तो उसको हम फिनोटाइप्स कहते हैं। इसके बारे में आपने 21वां चैप्टर अगर नहीं देखा है तो देख लेना, पीछे वाले वीडियो है उसमें आपको जरूर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में मिल जाएगा। और नेक्स्ट रचना प्रोटीन होते हैं जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रकृति जैसे पेप्सिन, जो लगभग सभी प्रोटीन होते हैं, यानी इसमें सारे तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कहते हैं कोशिका झिल्ली में वाहक प्रोटीन यानी कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, जिनके बारे में आपने पार्ट 1 में दिया था। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ना कि पीछे वाला चीज़ जरूर देखो, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो आप पिछला नहीं देख पाते हो तो आगे को समझना आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। तो आप कहते हो कि भाई कैसे समझने में आ ही नहीं रहा। तो अब देखिए, हर एक पिछला टॉपिक को मैं अगर दोहराता रहूँ तो शायद जो है वीडियो बनाने कितने नंबरों में चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये बातें आपके लिए भी जरूरी है कि पिछला वीडियो को आप देखते रहें, तभी आपको आगे की बातें समझ में आता रहेगा। तभी तो मैं एक सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ और कोई विषय को मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के लेके ही चल रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। जब केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री के लेके चलूँगा, और फिजिक्स होगा तो फिजिक्स लेके चलूँगा, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज चलने में क्या होता है, बच्चे देखते जाते हैं, उनको नॉलेज प्राप्त होता जाता है। तो यही बात है। कहते हैं अंततः बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं और इसके निर्माण की जो है सूचना जीनों में विद्यमान रहती है, यानी इसके निर्माण कैसे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको दोस्तों उसके जीनों में ही विद्यमान होती है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए अणु के अनुक्रम होते हैं। कहते हैं अगर प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन के लिए पहले आपको कुछ बातें को समझना पड़ेगा, तो वो बातें हैं 2 प्रकार की। एक होगा आपके केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा, एक होगा जीन कोड होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं जीन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटीनों के संश्लेषण करते हैं। कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरित केंद्रीय सिद्धांत निर्माण भी करता है, जो निम्न अनुक्रम में संपन्न भी होता है। सूचना डीएनए विशेष जीन में से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन का संचारित भी होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप देखना चाहोगे तो इसमें क्लियर इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि डीएनए प्रकृति दिखाया गया है, ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया जो कि आरएनए के साथ जाता है, और ट्रांसलेशन जाके जो है प्रोटीन के साथ संतुलित करता है। तो इस प्रकार जो है आप इसको समझ सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। कहते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में जो है कोडिकृत या कोडलित यानी कोडिड सूचनाओं को एक पूरक संदेश वाहक आरएनए अणु की भांति प्रस्तुत करती है, यानी ये जो है सूचनाओं को भेजती है। और यहाँ पर इसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहती है, यानी ट्रांसक्रिप्ट करके इसको भेजा जाता है। संदेश वाहक यानी मैसेंजर आरएनए जिसमें जो है सूचना निहित होती है। आपको याद रखना चाहिए कि जो आरएनए होता है वो एमआरएनए के रूप में जो है मैसेंजर संदेश वाहक होती है। न्यूक्लियस से बाहर आकर कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है राइबोसोम से जुड़कर सूचनाओं को एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे तो इस प्रकार जो है हमें किसी बात की सूचनाएं हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। कहते हैं रोटावायरस में जो है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर आप रोटावायरस के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, और इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रक्रिया की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु के स्थानांतरित भी होता है। तब पश्चात केंद्रीय सिद्धांत पथ का अनुसरण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट में भी दिखेगा। यहाँ आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रोटावायरस का अनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए के साथ जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए, और लास्ट में प्रोटीन के साथ अटैच करेगा। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ बता देती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जीन कोड। देखिए जीन कोड भी अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं प्रोटीनों के संश्लेषण की सूचना डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है, और यह जो है कोडिकृत सूचना या रिवेंस जो है निग्रोवर्क्स या मैथलोओकास द्वारा प्रकट की गई थी। यानी दोनों साइंटिस्टों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, जिसे जीन कोड कहते हैं। जीन कोड का तात्पर्य एक संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन संरचना के लिए एक डीएनए अणु में विद्यमान सूचना से है। यानी जो डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कोड कहते हैं। वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे जो पेप्टोपेप्टाइड्स
यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है त्वरित सूचना उपलब्ध हो उसे सिस्टोन कहते हैं। यानी सिस्टोन के द्वारा ही सूचनाएं जो होती है उपलब्ध किया जाता है, जिसे हम जीन कोड के नाम से भी जान सकते हैं। इसके आगे हमारा जीन के लिए निम्न अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए जीन कोड के क्या अभिलक्षण होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीन कोड एक त्रिक यानी ट्रिपलेट कोड है। इसका अर्थ यह है कि जीन में 3 बेसिस के अनुक्रम, जिसे हम कोडन कहा जाता है, में एक विशेष अमीनो अम्ल की सूचना पाई जाती है। कोडन एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम का भी निर्धारण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जीन कोड जो है अनुवांशिक कोड यानी सुसक्त होते हैं, अर्थात एक विशेष कोडन केवल एक विशेष अम्ल को ही कोडित कर सकता है। ये सारे जीन कोड के अभिलक्षण हम बता रहे हैं आपको। कहते हैं अनुवांशिक कोड जो है कॉमनलेस और नॉन ओवरलैपिंग, अर्थात अल्प विराम रहित और अपरंपर अव्यक्त रहित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे शुरू से ही अंत तक लगातार पढ़ा जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। कहते हैं अगर देखा जाए अनुवांशिक कोड हस्तशित यानी डिग्रेडेड होता है, यानी काफ़ी नुकसान होती है, इसको डिग्रेडेड होती है, तो जीवों के विभिन्न प्रोटीन का निर्माण केवल 20 अमीनो अम्ल से ही होता है। लेकिन यदि 4 न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित 4 बेसेस में से 3 यदि चारों बेसों में एक बेस कोडन बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं 4 की पावर जो है 3 कहते हैं। यानी इसको घन के रूप में लिया जाता है, 4 को घन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कैलकुलेशन करके 64 कोडन हो सकते हैं। अंततः 1 से अधिक कोडन का एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। वास्तव में आप चित्र में भी देख सकते थे कि एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोडन के पहले 2 बेस जो है अवशिष्ट होते हैं और तीसरा बदलाव रहता है। इसे हम जो है बेवल्स परिकल्पना भी कहते हैं। यानी बेवल्स परिकल्पना अगर आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना कि यही बात बताया गया, जिसमें पहले 2 बेस उपनिष्ठ होते हैं और कि इसके लिए कोडन में पता है, यानी तीसरा जो है बदलता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। आगे देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है अनुवांशिक कोड mRNA को पढ़ा जा सकता है, यानी मैसेंजर को आप इसको पढ़ा जा सकता है। उसके पश्चात अगर AUG कोडन देखें हम, तो मेथिओनाइन्स जो थे अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, और यह प्रारंभ कोडन यानी इंट्रोडक्शन कोडन कहलाता है, क्योंकि यह एक सिस्टोन से अनुलिखित यानी अनट्रांसक्रिप्टेड किया जाने वाला पहला कोडन कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, सिस्टोन में जो होता है अनुलिखित होती है, यानी इसको AUG में कोडन जो है नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके पश्चात है UAA या UAG या UGA। देखिए ये सारे कोडन हैं, ठीक है। रोड कोडन कहते हैं इसको, स्टॉप कोडन कहते हैं। ये तीनों जो होता है स्टॉप कोडन होता है, यानी UAA, UAG, UGA। और ये तीनों जो कोडनों में से एक प्रत्येक स्टोन के सिरे पर प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने के लिए विद्यमान रहता है। यानी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण जो होती है खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। कहते हैं अनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होती है, यूनिवर्सल होता है। अनुवांशिक कोडन जो दोस्तों होता है यूनिवर्सल होता है, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए सामान्य होता है। यानी प्रत्येक जीव के लिए जो है आपको पता है अनुवांशिक कोड जो होती है एक यूनिवर्सल होती है, और ये प्रत्येक जीव के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। The next topic is transcription in a eukaryotic bacteria. There is a most important topic here. The flow of genetic information from the cytonics DNA to mRNA is called transcription. It's occur in the following step here. There is the first step here, a cytonics DNA, which is a carrier of information from a protein to the synthesis as a unibind in the presence of enzyme helicase of topoisomerase. And second is a DNA polymers is beginning to the catalyst synthesis of mRNA. It is singulated by a protein called sigma factor. That is called to the protein synthesis here a sigma factor. And the mRNA synthesis is a complementary to the cytonic DNA, and the Rho factor, a single RNA polymerase, is a complete transcription. This Rho factor is the most important here, and there the stand of DNA, which is where the code of transcription of the specific protein is called sense stand of DNA, is opposing to be a antisense stand, which is not a transcripted. There is a show in this figure. So here most important here is the transcription in the eukaryotics here. There is a RNA polymerase is here, and 5 and 3 is here, and 5 and 3 the other side. The sense stand and antisense stand here. The mRNA messenger of the here, and the RNA polymerase the upside in the eukaryote. There is a transcription in the prokaryotics here. In the eukaryote as a large molecules of RNA.
Here is the most important. Eukaryotics are the large molecules of RNA is called hnRNA in the synthesis in the nucleus. When it is a same strand is exposed, is catalyzed by the enzyme RNA polymerase in hnRNA is a proceed from mRNA, which is get a cap at a 5 end and the poles is a tails before the leaving the nucleus. The next is a processing of mRNA. What is the processing of mRNA? mRNA means to messenger. The HN is RNA is a large because eukaryotic genes containing coding sequence is called exon. There is a genes coding sequence is called to the exons, and the non-coding sequence is called neutrons. Means R is between the exon. There are both neutrons and their exon E are the transcript in a mRNA. And during the process of mRNA, neutrons are cut off on the exon joined from to the mRNA, and there are nucleoside is a recall from the section 23.3 is called methylguanosines come for the attach at the 5 end of the mRNA. This is called to the capping. There is called to the capping. And a small piece of RNA having only nucleotides containing the base adenine. In their attach at their 3 end, this is called to the polo or tail. There is called to the polo of tail. And here the mRNA with the cap and tails move out of the pores in the nuclear membranes. And this process of formation of functionally mRNA from hRNA is the term RNA processing. And showing the figure. Here showing this figure, there are schematics showing the transcription and processing of hnRNA is a eukaryotics. The eukaryote is there here. There is the nucleus, spore of nuclear membranes, and since stand hnRNA and mRNA is a synthesis. They are messenger of polling or tail they are present. There is a most important diagram for the exam view. दोस्तों यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जीवाणुओं और प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन किस प्रकार होती है। देखिए जीवाणुओं में तो जीवाणुओं जो होती है इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जीवाणु के हमारे शरीर में बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट कार्य भी होता है और खतरनाक कार्य भी होता है। कहते हैं सिस्टोन डीएनए से जो है एमआरएनए तक की अनुवांशिक सूचनाएं प्रवाह या ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। और इसे कुछ चरण है, देखते हैं कौन कौन से चरण है इसके। यहाँ पर अगर आप जानना चाहोगे तो इसमें पहली बात तो यही बताया गया है कि सिस्टोनी डीएनए जो होती है संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन के लिए सूचना वाहन करती है, यानी सूचना को जो है वाहन पहुँचाने का कार्य करती है। और ये जो है हेलिकेस और टोपोइमरेज की उपस्थिति में ऐसा सब संभव होता है। कहते हैं आरएनए जो है पॉलीमरेज और एमआरएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करना आरंभ कर देता है, जो एक प्रोटीन सिग्मा कारक यानी सिग्मा फैक्टर द्वारा जो है संकेतित होती है। और अगर देखा जाए एमआरएनए के बारे में हिस्टोन डीएनए के पूरक के रूप में संश्लेषित होती है। और कहते हैं ये कारक आरएचओ फैक्टर आरएनए जो है मैसेंजरेज को अनुलेखन को संकेत पूर्ण करने के लिए और संकेत करती है, यानी उसको पूरा करने के लिए मदद करती है। अगर देखा जाए अगली बात तो डीएनए का जो तंतु जिसमें विशेष प्रोटीन के जो है अनुलेखन के लिए कोड विद्वान होते हैं उसे संवेदन यानी रज्जु सेंस स्टैंड भी कहते हैं, क्योंकि विपरीत तंतु पूरक को जो है प्रति संवेदन रज्जु कहते हैं जिसका अनुलेखन नहीं किया जा सकता, यानी इसको लिखित रूप में जो है नहीं पहुंचाई जाती है, नहीं इसको स्क्रिप्ट की जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक्स में अनुलेखन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है 5 और 3 दिया गया है, दोनों साइड ही है 3 और 5 का। तो इसमें आप देखोगे ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज आपको दिखाया गया है, और अगर इधर 3 के साथ देखा जाए तो संवेदी रज्जु दिखेगा और प्रतिसंवेदी रज्जु जो है 3 के 5 के साथ दिखेगा। और इसी में जो है मैसेंजर की इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है, एमआरएनए के रिगार्डिंग जो है मैसेंजर यहाँ पर कोडित होती है। तो ये सारे जो है मैसेंजर कैसे कोडिंग होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए विषय रहता है। अगर देखा जाए यूकेरियोट में जो है एचएनआरएनए हिस्टोनिक डीएनए के जो है अकुंडलित होने के पश्चात न्यूक्लियस के अंदर संश्लेषित होती है। और ये जो है एचएनआरएनए नामक एक बड़ा ही आरएनए अणु है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में संश्लेषित होती है। कहते हैं एचएनआरएनए जो है संवेदी रज्जु के अनुलेखन से बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि
जो मैसेंजर है, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA यानी मैसेंजर का संसाधन कैसे होती है, कैसे जो है मैसेज जो है इंसानों के जो है माइंड तक पहुंचती है, तो इसकी क्या प्रोसेसिंग है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही आता है कि HNRNA दीर्घ होते हैं, यानी बात काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में एक्सॉन नामक कोडिंग अनुक्रम विद्यमान होते हैं और उनके बीच में एक नॉन कोडेड अनुक्रम जिन्हें हम इंट्रास्टान यानी इंट्रॉन्स कहते हैं सो होते हैं, क्या स्थित होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं HNRNA में जो है न्यूट्रॉन्स तथा एक्सॉन जो ये दोनों का ही अनुलेखन होता है, यानी दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान यहाँ होता है। कहते हैं mRNA संसाधन के दौरान जो है इंट्रॉस यानी विच्छेदित हो जाते हैं और एक्सॉन जुड़ के mRNA का निर्माण भी करते हैं। कहते हैं एक न्यूक्लियोसाइड्स में जो खंड है, आप स्मरण करने होंगे आपको, जिसे मिथाइलाइज गुनोसाइन कहते हैं, आकर mRNA के 5 सिरे से जुड़ जाता है, यानी 5वें सिरे से जुड़ जाना ये मैसेंजर का कार्य रहता है और इसे ही हम कैपिंग कहते हैं, यानी इसे हम कैपिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि जो है 5 सिरे से जो है mRNA के मैसेंजर जुड़ता है उसे कहते हैं। अगर RNA का एक छोटा टुकड़ा जिसमें केवल जो है रेजोनेंस युक्त जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 सिरे पर जुड़ता है और इसे हम पॉली ए टेल कहते हैं, जो 3 के साथ जुड़ता है, और जो 5 के साथ जुड़ता है उसे हम कैपिंग कहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखें तो छत्रक या गुच्छ युक्त यानी mRNA जो है न्यूक्लियस झिल्ली के छिद्रों में से बाहर चले जाते हैं, यानी यहाँ से जो है मैसेंजर छिद्रों न्यूक्लियस झिल्ली के छिद्रों से बाहर चले जाते हैं और HNRNA के जो है कार्यकारी mRNA के निर्माण की प्रक्रिया को DNA संसाधन भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो। जो यहाँ पर जो है HNRNA के जो है किस प्रकार लिखित होती है उसके विषय में यहाँ दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर DNA संवेदक रज्जु दिखेगा, ठीक है, यहाँ केंद्रक दिखेगा और केंद्रक झिल्ली में छिद्र दिखेंगे, और यहाँ पर आपको पॉली ए गुच्छ भी दिखेगा जहाँ पर मैसेंजर को ले जाया जाता है, और 5 भी दिखेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको मैसेंजर पहुँचाने में अपनी कोडिंग दिखाती है, यानी HNRNA के रूप में और mRNA के रूप में जो है मैसेंजर आप जो है मैसेज प्राप्त होता है। तो ये डायग्राम काफ़ी विस्तृत है, ये समझाने के लिए है कि किस प्रकार हमारे जो है माइंड में, ब्रेन में किस प्रकार जो है आपको एक्सॉन हो या दूसरे भाग हो, उसको कैसे काम करते हैं और कैसे मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी विस्तृत चित्र है और ये बहुत काफ़ी अच्छा डायग्राम भी है, कई बार एग्जाम में भी आया है, देखने को मिला है। अगर वही बात को अगर हम देखें सिंपली, अगर डायग्रामेटिक जीन्स के ऊपर देखें, DNA के ऊपर देखें, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा जैसे कैपिंग, कैप, एंट्रॉन और एक्सॉन भी दिख रहा होगा, RNA संबंधन भी दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी समझ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जरूरी भी रहता है। अगर आगे देखें तो इसमें और भी चीज़ दिखाने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है MGPP की दिखाया गया है जो 3 और 5 के साथ बंधी हुई है, और यहाँ पर जो है ये दूत यानी RNA मैसेंजर के रूप में पैसा पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है, जो एसोनाइलेशन के रूप में होता है और पॉली ए टेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये RNA का संसाधन जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैसेंजर के कार्य करता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।